आपको कैसा महसूस होगा यदि आप किसी नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हों और विज्ञापन में कहा गया हो कि आपको युवा, अविवाहित और लंबे काले बालों वाला होना चाहिए? या यदि आप सड़क पार कर रहे हों और आपके चारों ओर मोटर बाइकों का झुंड इस तरह से घूम रहा हो जैसे कि वे कोई अनोखा नृत्य कर रहे हों? क्या आपने कभी किसी सार्वजनिक पार्क में या फुटपाथ पर दोस्तों के साथ मादक पेय का आनंद लेने के बारे में सोचा है? वियतनाम में ये बातें रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में वे या तो अवैध हैं या बिल्कुल चौंकाने वाले। लव होटल से लेकर बालुट तक, सार्वजनिक रूप से शराब पीने से लेकर मोटर बाइकों की अराजकता तक, हम वियतनाम और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच आश्चर्यजनक सांस्कृतिक विरोधाभासों में गोता लगा रहे हैं। वियतनाम में नौकरी के विज्ञापनों में अक्सर ऐसी शारीरिक विशेषताओं का उल्लेख किया जाता है जो कई अन्य देशों में विवाद पैदा कर सकती हैं। कंपनियां अक्सर नौकरी की सूची पोस्ट करती हैं जिनमें उम्मीदवारों को महिला, 20 से 25 वर्ष की आयु, अविवाहित, लंबे काले बालों के साथ होना आवश्यक होता है। आवेदकों को आमतौर पर अपने बायोडाटा के साथ एक फोटो संलग्न करने के लिए कहा जाता है, जबकि यह वियतनाम में एक सामान्य प्रथा है। यह दुनिया के कई अन्य हिस्सों में अवैध है। हालांकि वियतनाम में यह भर्ती प्रक्रिया का एक मानक हिस्सा है, विशेष रूप से आतिथ्य, खुदरा और ग्राहक सेवा जैसे उद्योगों में। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए किसी को वियतनाम की संस्कृति और जनसांख्यिकी में गहराई से उतरना होगा। वियतनाम दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे कम उम्र की आबादी में से एक है, जिसकी औसत आयु 2024 में 32 वर्ष से थोड़ी अधिक है। कार्यबल में युवाओं को अत्यधिक महत्व दिया जाता है, विशेष रूप से उन उद्योगों में जो प्रस्तुति और सार्वजनिक संपर्क पर जोर देते हैं। एक ऐसे देश में जहां उपस्थिति पेशेवर छवि से निकटता से जुड़ी हुई है। कंपनियां अक्सर ऐसे कर्मचारियों की तलाश करती हैं जो सुंदरता और जीवन शक्ति के पारंपरिक आदर्शों के अनुरूप हों। उदाहरण के लिए, ग्राहक सेवा भूमिकाओं में एक युवा, आकर्षक कर्मचारियों पर जोर देना केवल शारीरिक बनावट के बारे में नहीं है, बल्कि इसे एक ऊर्जावान, मेहमान नवाज और जीवंत छवि पेश करने का एक तरीका भी माना जाता है। हालांकि यह निष्पक्षता और समानता के बारे में सवाल उठाता है। क्या इस तरह की प्रथाएं कुशल व्यक्तियों को केवल उनकी उम्र या उपस्थिति के आधार पर अवसरों से वंचित करती हैं? और वियतनामी महिलाएं खुद इन अपेक्षाओं के बारे में कैसा महसूस करती हैं? एक वियतनामी महिला ने हनोई में एक उच्च स्तरीय खुदरा स्टोर पर अपनी पहली नौकरी के लिए आवेदन करने का अपना अनुभव साझा किया। उसे याद आया कि वह अपना बायोडाटा तैयार करने को लेकर कितनी चिंतित थी, यह जानते हुए कि उसे एक प्रभाव बनाने के लिए एक आदर्श फोटो की आवश्यकता है। उसने कहा, मैंने सही पोशाक और हेयर स्टाइल चुनने में घंटों बिताए। जब मुझे नौकरी मिली तो मेरे बॉस ने मुझे बताया कि मेरी तस्वीर ने सौदा पक्का कर दिया। जबकि वह शुरू में रोमांचित महसूस करती थी, वह अक्सर सोचती थी कि क्या उसके कौशल या उसकी उपस्थिति ने उसे यह पद दिलाया था। आप इन भर्ती मानकों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको कभी अपने बायोडाटा के साथ एक व्यक्तिगत फोटो संलग्न करने के लिए कहा गया है? हम नीचे टिप्पणी में आपके विचार और भावनाओं को सुनना पसंद करेंगे। लेकिन नौकरी के विज्ञापन ही एकमात्र ऐसी चीज नहीं है जो आपको वियतनाम के बारे में आश्चर्यचकित कर सकती हैं। लव होटल से लेकर सार्वजनिक शराब पीने तक, हम अभी सतह को खरोंच रहे हैं। बने रहें, क्योंकि हम इस खूबसूरत देश में और अधिक आकर्षक और कभी कभी चौंकाने वाले सांस्कृतिक विरोधाभासों का पता लगाते हैं। सार्वजनिक रूप से स्नेह का प्रदर्शन, जैसे चुंबन या हाथ पकड़ना, एक ऐसी संस्कृति में असम्मानजनक माना जाता है जो शालीनता को महत्व देती है। जोड़े, विशेष रूप से युवा, अक्सर सार्वजनिक स्थानों पर एक दूसरे के बहुत करीब बैठने से बचते हैं। लेकिन वियतनाम के किसी भी शहर या छोटे शहर में कदम रखें और आपको आसानी से लव होटल मिल जाएंगे। ये प्रतिष्ठान आसानी से पहचाने जा सकते हैं, जिनमें उज्ज्वल रोमांटिक थीम वाली सजावट और साइनेज हैं। कुछ तो घंटे के हिसाब से दरों का विज्ञापन भी करते हैं। साथ में मूड लाइटिंग और गोल बिस्तरों से सुसज्जित रंगीन कमरों की तस्वीरें भी होती हैं। यदि आप सोच रहे हैं कि क्यों, तो इसका उत्तर वियतनामी समाज की संरचना में निहित है। वियतनाम में कई पीढ़ियां अक्सर एक ही छत के नीचे एक साथ रहती हैं। युवा जोड़े आमतौर पर अपने घरों को माता पिता, भाई बहनों और यहाँ तक कि दादा दादी के साथ साझा करते हैं, जिससे गोपनीयता के लिए बहुत कम जगह वाला वातावरण बनता है। 20 के दशक में एक युवा जोड़े के लिए निजी स्थान होना एक दुर्लभ वस्तु है।
किसी साथी को घर लाना सिर्फ अजीब नहीं है, यह सांस्कृतिक रूप से अस्वीकार्य है। यहाँ तक कि बड़े विवाहित जोड़ों को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, चाहे रोमांस को फिर से जगाना हो या विवाहेतर संबंधों को आगे बढ़ाना हो। एक ऐसे समाज में विवेक की आवश्यकता सार्वभौमिक है, जहां हर कोई एक दूसरे के व्यवसाय को जानता है। लव होटल इस अंतर को भरते हैं। वास्तव में उनका अस्तित्व पारिवारिक गतिशीलता को बाधित किए बिना अंतरंगता के लिए एक निजी स्थान प्रदान करके सामाजिक सद्भाव बनाए रखने में मदद करता है। वियतनाम का तेजी से बढ़ता पर्यटन उद्योग भी इसे सामान्य बनाने में एक भूमिका निभाता है। हर साल लाखों पर्यटकों के आने के साथ ये प्रतिष्ठान स्थानीय लोगों और आगंतुकों दोनों को पूरा करते हैं, जो सस्ती अल्पकालिक आवास की तलाश में हैं। क्या होगा यदि आपके अगले भोजन में एक बालूट अंडा या सांप संक्रमित शराब का एक गिलास शामिल हो? अगले खंड में इस देश के अनूठे और आकर्षक व्यंजनों का पता लगाने के लिए मेरे साथ जुड़ें, लेकिन पहले सब्सक्राइब बटन दबाने के लिए 5 सेकंड का समय लें और सूचनाएं चालू करें, ताकि आप हमारी किसी भी रोमांचक सामग्री को कभी न चूकें। वियतनामी व्यंजन अपने बोल्ड स्वाद और साहसी सामग्री के लिए प्रसिद्ध है, जो पश्चिमी तालु और अपेक्षाओं को चुनौती देने वाले व्यंजन पेश करता है। उदाहरण के लिए बालुट को लें, जो वियतनाम और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में एक लोकप्रिय नाश्ता है। अपने समृद्ध स्वाद और उच्च पोषण मूल्य के लिए प्रशंसित, यह एक श्रद्धेय उपचार है। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में इस व्यंजन को अक्सर विचित्र और सांस्कृतिक रूप से दुर्गम माना जाता है। फिर सांप की शराब है, एक ऐसा पेय माना जाता है जो स्वास्थ्य और जीवन शक्ति को बढ़ाता है। यह एक सांस्कृतिक प्रतीक और एक पाक साहसिक दोनों के रूप में कार्य करता है। जबकि वियतनाम के ग्रामीण क्षेत्रों और पर्यटक बाजारों में सांप की शराब एक आम दृश्य है। पशु अधिकारों की चिंताओं और संभावित स्वास्थ्य जोखिमों के कारण कई पश्चिमी देशों में इसे प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। ग्रिल्ड मेंढक या खस्ता कीड़े जैसे खाद्य पदार्थ आगंतुकों को चकित कर सकते हैं, लेकिन वियतनाम में उन्हें किफ़ायती, पौष्टिक और टिकाऊ विकल्पों के रूप में मनाया जाता है। यह जीवंत स्ट्रीट फूड दृश्य देश की पाक रचनात्मकता और साधारण को कुछ असाधारण में बदलने की उसकी आदत को प्रदर्शित करता है। वियतनाम की खाद्य संस्कृति इसकी संसाधनशीलता को दर्शाती है, जो सदियों के युद्ध, गरीबी और लचीलेपन से आकार लेती है। कमी के समय में लोगों ने जो कुछ भी उपलब्ध था उसका अधिकतम लाभ उठाना सीखा। ऐसे व्यंजन बनाए जो अब राष्ट्रीय खजाने बन गए हैं। क्या आप इन बोल्ड और अनोखे व्यंजनों को आजमाने की हिम्मत करेंगे? क्या आप जहां रहते हैं वहां समान अपरंपरागत खाद्य पदार्थ हैं? हम नीचे टिप्पणी में आपके विचार और अनुभव सुनना पसंद करेंगे। लेकिन भोजन वियतनाम की जीवंत संस्कृति का सिर्फ एक पहलू है। आगे हम दैनिक जीवन के एक आश्चर्यजनक पहलू का पता लगाएंगे। क्यों सार्वजनिक शराब पीना और यहां तक कि कम उम्र में शराब पीना न केवल आम है, बल्कि इस आकर्षक देश में मनाया भी जाता है। वियतनाम में शराब पीना सिर्फ एक शगल नहीं है, यह एक गहरी सामाजिक रस्म है। चाहे वह दोस्तों का जमावड़ा हो, पारिवारिक पार्टी हो या व्यावसायिक बैठक हो, शराब रिश्ते को बढ़ावा देने और बाधाओं को तोड़ने में एक केंद्रीय भूमिका निभाती है। हनोई में एक हलचल भरी बियर स्ट्रीट की कल्पना करें। फुटपाथों पर मेजें फैली हुई हैं। स्थानीय लोगों और पर्यटकों के समूह वियतनाम की प्रसिद्ध ताजी बियर की बोतलें साझा कर रहे हैं, लगभग 21 रुपये प्रति गिलास की दर से। यह दुनिया की सबसे सस्ती बियर में से एक है, जो इसे सभी के लिए सुलभ बनाती है। लेकिन यह संस्कृति केवल बार या रेस्तरां तक ही सीमित नहीं है। सार्वजनिक शराब पीना एक आम दृश्य है, सड़क के कोनों से लेकर पार्क में पारिवारिक पिकनिक तक। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों में सार्वजनिक शराब की खपत को सीमित करने वाले सख्त कानून हैं, वियतनाम में यह रोजमर्रा की जिंदगी का एक स्वीकृत हिस्सा है। वियतनाम की पीने की संस्कृति संयुक्त राज्य अमेरिका के सख्त मानदंडों से बहुत अलग है। जहां शराब कानून और DUI नियम सख्ती से लागू होते हैं, यहां लोगों को पार्कों में, फुटपाथों पर या यहां तक कि स्थानीय बाजारों में भी शराब का आनंद लेते देखना असामान्य नहीं है। सामाजिक शराब पीना दीवारों या नियमों से विवश नहीं है, यह सड़कों पर फैल जाता है, जिससे एक जीवंत वातावरण बनता है। हालांकि इस स्वतंत्रता के साथ अपनी चुनौतियां भी हैं। सार्वजनिक नशा, जबकि सामाजिक रूप से स्वीकृत है, कभी कभी खतरनाक स्थितियों को जन्म दे सकता है। मैंने मोटर बाइक परिचारकों को नशे में धुत व्यक्तियों को उनकी बाइक पर चढ़ने में मदद करते देखा है। उन्हें स्थिर हाथों और आशावादी मुस्कान के साथ
यातायात में मार्गदर्शन करते हुए। सख्त डीयूआई प्रवर्तन की कमी ने चिंताएं बढ़ा दी हैं, खासकर ऐसे देश में जहां सड़कों पर मोटर बाइकों का बोलबाला है। चंद्र नव वर्ष वियतनाम का सबसे महत्वपूर्ण अवकाश है, वसंत के आगमन का प्रतीक। यह परिवारों के लिए फिर से जुड़ने, अपने पूर्वजों का सम्मान करने और आने वाले वर्ष के लिए सौभाग्य लाने का समय है। टेट की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक पटाखे जलाना है। दुर्भाग्य को दूर भगाने और समृद्धि का स्वागत करने के लिए लाल पटाखों की लंबी लड़ियां जलाई जाती हैं। जबकि वियतनाम में पटाखे अपरिहार्य हैं। सुरक्षा चिंताओं के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में वे प्रतिबंधित हैं। यहां तक कि वियतनाम में भी सरकार ने 1990 के दशक के अंत में प्रतिबंध लागू किए। हालांकि उनका प्रतीकात्मक महत्व उन्हें कुछ क्षेत्रों में और विनियमित घटनाओं के हिस्से के रूप में बने रहने की अनुमति देता है। एक और आकर्षक टेट परंपरा कागज की भेंट जलाने की है। परिवार नकली पैसे, कागज के घर और यहां तक कि कारों और स्मार्टफोन जैसी आधुनिक लग्जरी वस्तुओं के कागज के संस्करणों को जलाने के लिए इकट्ठा होते हैं। इन प्रसादों का उद्देश्य बाद के जीवन में पूर्वजों को आराम और समृद्धि प्रदान करना है। बाहरी लोगों के लिए यह प्रथा असामान्य लग सकती है, लेकिन वियतनाम में यह एक पवित्र कार्य है। दिवंगत प्रियजनों के साथ आध्यात्मिक संबंध बनाए रखने का एक तरीका है। वियतनाम के संस्कृति मंत्रालय के हालिया आंकड़ों के अनुसार लगभग 80% परिवार अभी भी प्रमुख त्योहारों के दौरान कागज की भेंट जलाते हैं। यह प्राचीन परंपरा वियतनामी संस्कृति में पारिवारिक बंधनों के महत्व को रेखांकित करती है। वियतनामी महिलाएं इन जीवंत समारोहों के केंद्र में हैं। वे सावधानीपूर्वक दावतें तैयार करती हैं, घरों को सजाती हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि प्रत्येक अनुष्ठान ठीक से किया जाए। महिलाएं अक्सर इस प्रयास का नेतृत्व करती हैं, युवा पीढ़ियों को तकनीक और कहानियां देती हैं। उनकी भूमिका रसोई से बहुत आगे तक फैली हुई है। महिलाएं परिवार की वेदी की देखरेख भी करती हैं, प्रसाद की व्यवस्था करती हैं और पूर्वजों का सम्मान करने के लिए प्रार्थनाओं का नेतृत्व करती हैं। उनके योगदान से पारिवारिक एकता और परंपरा का संरक्षण सुनिश्चित होता है। वियतनाम में परिवार केवल फूल चढ़ाने के लिए कब्रिस्तानों में नहीं जाते हैं, वे पूरा भोजन लाते हैं। किसी प्रियजन की पुण्यतिथि जैसे विशेष अवसरों पर या टेट थान मिन्ह किंगमिंग महोत्सव का वियतनामी संस्करण जैसे त्योहारों के दौरान परिवार अपने पूर्वजों की कब्रों के आसपास खाने, कहानियों को साझा करने और एक साथ प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा होते हैं। यह कार्य प्रतीकात्मक और व्यावहारिक दोनों है। एक साथ भोजन करके परिवार मृतक के साथ अपने बंधन की पुष्टि करते हैं और उन्हें आत्मा में भोजन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। यह रिवाज बाहरी लोगों के लिए असामान्य लग सकता है, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में, जहां सार्वजनिक स्वास्थ्य या जोनिंग कानून अक्सर कब्रिस्तानों में इस तरह के समारोहों को प्रतिबंधित करते हैं। वियतनाम की सबसे अनूठी और आध्यात्मिक रूप से गहन परंपराओं में से एक अवशेषों को खोदने और फिर से दफनाने की प्रथा है। यह अनुष्ठान आमतौर पर प्रारंभिक दफन के वर्षों बाद होता है। परिवार सावधानीपूर्वक अवशेषों को खोदते हैं, उन्हें एक गंभीर समारोह में साफ करते हैं और उन्हें एक छोटी, अधिक स्थायी कब्र में फिर से दफनाते हैं। हालांकि यह बाहरी लोगों के लिए परेशान करने वाला लग सकता है, वियतनाम में इसे गहरे सम्मान और प्रेम का कार्य माना जाता है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि मृतक की आत्मा शांति से आराम कर सके और उनके परिवार के साथ संबंध बना रहे। यह परंपरा पुत्र धर्म में गहरी जड़ें जमा चुकी वियतनामी मान्यता को भी दर्शाती है। यह विचार कि किसी के माता पिता और पूर्वजों का सम्मान करना एक नैतिक जीवन की नींव बनाता है, जबकि कई पश्चिमी देशों में प्रथाओं को प्रतिबंधित या अस्वीकृत किया जा सकता है। वियतनाम में उन्हें पारिवारिक जीवन की आधारशिला के रूप में संजोया जाता है। इन समारोहों के दौरान महिलाएं एक केंद्रीय भूमिका निभाती हैं। वे अक्सर दावत के लिए भोजन तैयार करने, प्रार्थनाओं का नेतृत्व करने और यह सुनिश्चित करने वाली होती हैं कि दफन प्रक्रिया का हर विवरण सही ढंग से किया जाए। इन परंपराओं में उनका लचीलापन और समर्पण चमकता है। महिलाएं परिवार के इतिहास के रखवाले के रूप में कार्य करती हैं, परंपराओं को आगे बढ़ाती हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि परिवार के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत बने रहें। जबकि ये रीति रिवाज प्रचलित हैं, आधुनिक जीवन ने कुछ समायोजन लाए हैं। शहरीकरण और सीमित स्थान के कारण छोटे कब्रिस्तान बन गए हैं और कुछ परिवार समय की कमी के कारण सरल अनुष्ठानों का विकल्प चुनते हैं। हालांकि वियतनाम के हलचल भरे शहरों में भी इन परंपराओं का सार बना हुआ है, जो संस्कृति की अपनी जड़ों को संरक्षित करते हुए अनुकूलन करने की क्षमता का एक प्रमाण है।
मोटर बाइक वियतनाम की सड़कों पर परिवहन का सबसे आम साधन है, जो आप जहां भी देखें वहां मौजूद है। 2024 तक 50 मिलियन से अधिक मोटर बाइकों के पंजीकृत होने के साथ वियतनाम दुनिया में सबसे घनी मोटरसाइकिल आबादी वाले देशों में शुमार है। वे यातायात के माध्यम से अपना रास्ता बनाते हैं, कारों से आगे निकल जाते हैं और जब सड़कें बहुत भीड़भाड़ वाली होती हैं तो फुटपाथों पर भी फैल जाती हैं। हनोई और हो ची मिन्ह सिटी जैसे शहरों में, जहां संकरी गलियां और भारी यातायात दैनिक घटनाएं हैं, मोटर बाइक घूमने का सबसे कुशल तरीका है। काम पर आने वाले युवा पेशेवरों से लेकर सामान पहुंचाने वाले स्ट्रीट वेंडरों तक हर कोई इन दो पहिया मशीनों पर निर्भर करता है। यहाँ के यातायात कानूनों को काफी लचीला बताया जा सकता है। फुटपाथ केवल चलने के लिए नहीं है, वे पार्किंग स्थल, बाजार और सबसे आश्चर्यजनक रूप से मोटरबाइक लेन के रूप में दोगुने हो जाते हैं। स्थानीय लोगों के लिए यह सिर्फ एक और सामान्य दिन है, लेकिन पर्यटकों के लिए यह एक एड्रेनालाइन रश है जो आपको लगातार अपने पैर की उंगलियों पर रखता है। वियतनाम की मोटरबाइक संस्कृति व्यावहारिक और रचनात्मक दोनों है। एक आम दृश्य एक ही मोटरबाइक पर 4 लोगों के परिवार की सवारी करना है। माता पिता आगे और पीछे बैठे हैं और 2 बच्चे बीच में निचोड़े हुए हैं। और यह यही नहीं रुकता, मोटरबाइक फर्नीचर से लेकर पशुधन तक और सामानों के ऊंचे ढेर तक सब कुछ ले जाती है जो गुरुत्वाकर्षण को धता बताते हैं। वियतनाम में सड़क पार करना अपने आप में एक साहसिक कार्य है। यातायात के प्रवाह में कोई अंतराल नहीं है, धारा में कोई ठहराव नहीं है। इसके बजाय आप आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, यह विश्वास करते हुए कि सवार आपके चारों ओर समायोजित हो जाएंगे। यह आपसी जागरूकता का एक नृत्य है, जहां आंखों का संपर्क और सूक्ष्म गतिविधियां स्टॉप साइन और क्रॉसवॉक की जगह लेती हैं। हनोई या हो ची मिन्ह सिटी में यातायात को नेविगेट करना केवल एक कार्य नहीं है, यह एक प्राण पोषक कला का रूप है। जैसे ही आप सड़क पर कदम रखते हैं, मोटर बाइकों की गर्जना आपके कानों में भर जाती है और संगठित अराजकता किसी तरह से आपके रास्ते से हटने के लिए पर्याप्त रूप से अलग हो जाती है। वियतनाम में धूम्रपान 20वीं सदी के मध्य की एक अवशेष की तरह महसूस होता है, एक ऐसा समय जब सिगरेट विश्राम, स्थिति और सौहार्द का प्रतीक था। आज यह संस्कृति बनी हुई है। एक भीड़ भरे कैफे, एक हलचल भरे बाजार या यहां तक कि सार्वजनिक कार्यालयों से गुजरते हुए आप लोगों को बिना किसी हिचकिचाहट के धूम्रपान करते हुए पाएंगे। यह दृश्य संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में सख्त धूम्रपान नियमों के बिल्कुल विपरीत है, जहां इंडोर धूम्रपान निषेध और भारी करों ने तंबाकू के उपयोग को समाज के हाशिए पर धकेल दिया है। वियतनाम में हालांकि धूम्रपान रोजमर्रा की जिंदगी में गहराई से अंतर्निहित है। 2024 तक वियतनाम में अनुमानित 37% वयस्क पुरुष नियमित धूम्रपान करने वाले हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में 15% से भी कम है। यह स्पष्ट अंतर इस बात पर प्रकाश डालता है कि धूम्रपान के मानदंड और नियम संस्कृतियों के बीच काफी भिन्न कैसे हैं। वियतनाम में धूम्रपान का प्रचलन आश्चर्यजनक और दिलचस्प दोनों है। इसकी कल्पना करें, एक आदमी एक रेस्तरां में एक साथ भोजन करने वाले परिवारों से कुछ ही मीटर की दूरी पर धूम्रपान कर रहा है, या कोई बस का इंतजार कर रहे छात्रों के एक समूह के पास लापरवाही से सिगरेट पी रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुराने पुरुषों को पारंपरिक पानी के पाइप पीते हुए देखना आम है, जबकि एक बरगद के पेड़ की छाया में कहानियां सुनाते हैं। यहां तक कि हवाई अड्डे, कई देशों में कसकर विनियमित स्थान, अक्सर मुख्य लाउंज से कुछ ही कदम की दूरी पर धूम्रपान क्षेत्र होते हैं। ये दृश्य एक ऐसे समय की याद दिलाते हैं जब धूम्रपान केवल जीवन का एक हिस्सा था, जो आधुनिक पश्चिम के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक, विनियमित वातावरण से बहुत दूर था। फिर भी यह एक आकर्षक झलक भी प्रदान करता है कि समय और स्थान के साथ मानदंड कैसे बदलते हैं। वियतनाम में धूम्रपान एक आदत से कहीं बढ़कर है, यह एक सामाजिक अनुष्ठान है, दोस्तों के साथ जुड़ने का एक तरीका है और पुरानी पीढ़ियों के लिए उनकी युवावस्था से एक संबंध है। हालांकि एक बढ़ती हुई पीढ़ीगत खाई है। युवा वियतनामी वैश्विक स्वास्थ्य प्रवृत्तियों और पश्चिमी जीवन शैली से प्रभावित होकर तेजी से तंबाकू से दूर हो रहे हैं। यह बदलाव एक ऐसे भविष्य की ओर संकेत करता है जहां संस्कृति विकसित हो सकती है, लेकिन अभी के लिए वियतनाम की सड़कों पर अभी भी तंबाकू के धुएं की अचूक गंध है। वियतनाम एक आकर्षक और साहसिक देश है, लेकिन किसी भी अन्य गंतव्य की तरह यह अपनी चुनौतियों के साथ आता है, जिसमें वित्तीय घोटाले भी शामिल हैं, कार्ड की चोरी,
मुद्रा विनिमय योजनाएं और नकली धन कुछ ऐसे जोखिम हैं जिनसे यात्रियों को अवगत होना चाहिए। जबकि वियतनाम में आप जिन अधिकांश लोगों से मिलते हैं वे मिलनसार और ईमानदार होते हैं। स्कैमर अक्सर पर्यटकों को निशाना बनाते हैं, यह जानते हुए कि वे स्थानीय रीति रिवाजों और प्रथाओं से कम परिचित हैं। कम सुरक्षित स्थानों पर एटीएम के साथ अक्सर छेड़छाड़ की जाती है और छायादार मुद्रा विनिमय बिंदु आपको ऐसे तरीकों से पैसा खो सकते हैं जिनका पता लगाना मुश्किल है। वियतनाम राष्ट्रीय पर्यटन प्रशासन की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय घोटाले अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों की शीर्ष शिकायतों में से एक बने हुए हैं। धोखाधड़ी से सुरक्षा के साथ एक सुरक्षित यात्रा डेबिट या क्रेडिट कार्ड चुनें। वाइज पूर्व में ट्रांसफरवाइज जैसी सेवाएं बहुमुद्रा यात्रा कार्ड प्रदान करती हैं जो आपको जरूरत पड़ने पर तुरंत अपना खाता लॉक करने की अनुमति देती हैं। हमेशा बैंकों या प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों के अंदर एटीएम का उपयोग करें। स्टैंडअलोन मशीनों की तुलना में इनके साथ छेड़छाड़ की संभावना कम होती है। वियतनाम में सोने की दुकानों और गिरवी की दुकानों पर मुद्रा विनिमय आम है, लेकिन ये स्थान बैंकों की तरह विनियमित नहीं हैं। विनिमय दरें आकर्षक लग सकती हैं, लेकिन जोखिम अक्सर लाभ से अधिक होते हैं। इसके बजाय आधिकारिक मुद्रा विनिमय प्लेटफार्मों का उपयोग करें या एटीएम से नकदी निकालें। नकली पैसा बहुत दुर्लभ है, लेकिन अनसुना नहीं है। प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए हमेशा बड़े मूल्य वर्ग 5 लाख वियतनामी डोंग या अधिक का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करें, खासकर यदि आप उन्हें खराब रोशनी वाले क्षेत्रों में प्राप्त करते हैं। वियतनाम की वित्तीय संस्कृति के सबसे आकर्षक पहलुओं में से एक मुद्रा विनिमय के लिए सोने के डीलरों का व्यापक उपयोग है। ये डीलर अक्सर प्रतिस्पर्धी दरों की पेशकश करते हैं, जिससे वे स्थानीय लोगों और विदेशियों के बीच समान रूप से लोकप्रिय हो जाते हैं। हालांकि पश्चिमी बैंकिंग प्रणालियों के विपरीत वे न्यूनतम निरीक्षण के साथ काम करते हैं, जो पहली बार आने वाले आगंतुकों को असहज महसूस करा सकता है। इसके विपरीत पश्चिमी बैंक उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए सख्त नियमों के साथ संरचित प्रणालियों पर भरोसा करते हैं। इन मानदंडों के आदी लोगों के लिए सोने की दुकान पर पैसे का आदान प्रदान करने का विचार जोखिम भरा लग सकता है, लेकिन वियतनाम में यह स्थानीय अर्थव्यवस्था की अनौपचारिक लेकिन कार्यात्मक लय का हिस्सा है। इन जोखिमों के बावजूद वियतनाम दुनिया के सबसे किफ़ायती यात्रा स्थलों में से एक बना हुआ है। यहाँ बस कुछ डॉलर बहुत आगे जा सकते हैं, चाहे वह एक स्वादिष्ट भोजन हो, परिवहन हो या एक यादगार अनुभव हो। वित्तीय परिदृश्य को समझने से आप बिना किसी चिंता के इन लाभों का आनंद ले सकते हैं। यह वास्तव में समझने के लिए कि वियतनाम के रीति रिवाज और परंपराएं पश्चिमी मानदंडों से इतनी भिन्न क्यों हैं, हमें उन सांस्कृतिक जड़ों की जांच करने की आवश्यकता है जिन्होंने इन मतभेदों को आकार दिया। वियतनाम की परंपराएं एक समृद्ध इतिहास, गहरे मूल्यों और देश के पर्यावरण के लिए व्यावहारिक अनुकूलन का परिणाम हैं। वियतनाम का लंबा और लचीला इतिहास इसकी संस्कृति के हर पहलू में स्पष्ट है। 1000 से अधिक वर्षों तक देश चीनी शासन के अधीन था, जिसने अपने कन्फ्यूशियस मूल्यों जैसे कि पुत्र धर्म और बड़ों के लिए सम्मान पर एक स्थायी छाप छोड़ी। बाद में फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन ने पश्चिमी वास्तुकला और कैथोलिक परंपराओं की शुरुआत की, उन्हें स्थानीय रीति रिवाजों के साथ मिला दिया। वियतनाम युद्ध ने राष्ट्र की पहचान को और आकार दिया, संसाधनशीलता और एकता को बढ़ावा दिया। खाना पकाने में एक जानवर के हर हिस्से का उपयोग करने या फुटपाथों को बाजारों के रूप में पुनः उपयोग करने जैसी प्रथाएं उस समय से उपजी हैं जब कमी के कारण लोगों को जो कुछ भी था उसका अधिकतम लाभ उठाने की आवश्यकता थी। इसके मूल में वियतनाम एक समुदाय केंद्रित समाज है। परिवार यहाँ जीवन की नींव बनाता है। आवास की व्यवस्था से लेकर करियर के फैसलों तक सब कुछ प्रभावित करता है। जुड़ाव की यह भावना बहुपीढ़ी के रहने और कब्रिस्तान के भोजन जैसी परंपराओं की व्याख्या करती है। पश्चिमी व्यक्तिवाद के विपरीत वियतनामी संस्कृति सामूहिक कल्याण पर जोर देती है। उदाहरण के लिए लव होटलों की लोकप्रियता भोग के बारे में नहीं है, बल्कि बहुपीढ़ी के घरों में गोपनीयता की कमी वाले जोड़ों के लिए एक व्यावहारिक समाधान है। वियतनामी रीति रिवाज देश के पर्यावरण और अर्थव्यवस्था से भी आकार लेते हैं। अराजक मोटरबाइक संस्कृति एक प्रमुख उदाहरण है। सीमित बुनियादी ढांचे वाले घनी आबादी वाले शहरों में मोटरबाइक संकरी गलियों को नेविगेट करने का एक कुशल और किफ़ायती तरीका प्रदान करती हैं। इसी तरह स्ट्रीट फूड न केवल इसलिए फलता फूलता है क्योंकि यह स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसलिए कि यह व्यस्त शहरी जीवन की मांगों को पूरा करता है। विक्रेता कहीं भी जल्दी से दुकान स्थापित कर सकते हैं, पैदल यातायात और स्थानीय लोगों की ज़रूरतों के अनुकूल हो सकते हैं। ये रीति रिवाज
पहली नज़र में अजीब लग सकते हैं, लेकिन वे वियतनाम के बारे में कुछ गहरा खुलासा करते हैं। एक संस्कृति जो लचीलापन, अनुकूलनशीलता और समुदाय की गहन भावना पर बनी है। वियतनाम के रीति रिवाज हमें दुनिया को अलग तरह से देखने की चुनौती देते हैं, यह सराहना करते हुए कि इतिहास और आवश्यकता संस्कृति को उन तरीकों से कैसे आकार देते हैं जो अद्वितीय और सार्वभौमिक दोनों हैं। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अभी आपकी स्क्रीन पर दिखाई देने वाले वीडियो पर क्लिक करें। मुझे यकीन है कि आपको यह सामग्री पसंद आएगी। नीचे टिप्पणी करें कि आप हमारे चैनल पर अगले किस देश को चित्रित देखना चाहते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगे तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।